Hi everyone, welcome to all Unacademy, Live ITGM channel and Gate PCM. आप सभी वॉरियर्स का हम स्वागत करते हैं. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स. आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन. तो आज हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ आपको. आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप. और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ये एक वन शॉट है. ठीक है, वन शॉट टॉपिक है और वन शॉट टॉपिक का नाम है कार्बो एनाइन. आज हम कार्बो एनाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द कार्बो एनाइन. तो कार्बो एनाइन के बारे में वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही सेशन में आपको कार्बो एनाइन का सारा जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सारा मैं आपको कार्बो एनाइन का कवर कराऊंगी. ठीक है, तो चलिए अपने एक बार नोट्स को भी निकाल लो, चाहे जैसा भी है आपके पास. तो कार्बो एनाइन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, वन शॉट में इसीलिए इसे करते हैं, आराम से हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. एक ही पूरे वीडियो में खत्म हो जाएगा. ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है और मैं जितना कराऊंगी ये मैं कहती हूँ मोर देन सफिशिएंट होगा. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कार्बो एनाइन का वन शॉट स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द कार्बो एनाइन. कार्बो एनाइन की अगर हम बात करें तो ये दिखता कैसा है. देखिए, आप सबको पता है कि CH4 होता है. ठीक है, और CH4 में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन रेडिकल को बाहर निकालते हो. अगर यहाँ से H+ चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 नेगेटिव. तो ये जो आपने CH3 नेगेटिव बनाया है हम इसी को कहते हैं कार्बो एनाइन. ये जो आपने CH3 नेगेटिव को बनाया है इसी को क्या कहा जाता है, कार्बो एनाइन. जो कार्बो एनाइन की शेप की अगर हम बात करें तो कार्बो एनाइन की जो शेप बनती है वो बनती है पिरामिडल. इसकी जो शेप बनेगी वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल. एंड पिरामिडल इज लाइक भी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. जी बिल्कुल सुना आपने सही. और पिरामिडल शेप कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 3 यहाँ पर. तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये बन गया मेरा कार्बो एनाइन और इसकी ये वाली क्या हमने कह दी कि पिरामिडल शेप है. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 8. अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. वो अलग बात है कि पेयर नहीं है, मतलब वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना रहे. पर हाँ, इसी की वजह से आप इसको कहते हो कि ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है. ये डायमैग्नेटिक नेचर है और अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये कभी भी ESR का स्पेक्ट्रा नहीं देता है, तो ESR इनएक्टिव होता है. ये सीधा मल्टी सेलेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है. तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो क्या है, कार्बो एनाइन होता है, CH4 होता है. अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH3 नेगेटिव बन जाएगा और इसी CH3 नेगेटिव को आप क्या कहते हो, कार्बो एनाइन का नाम देते हो. इसी CH3 नेगेटिव को आप क्या नाम देते हो, कार्बो एनाइन का नाम देते हो. जो इसकी शेप रहने वाली है, इसकी शेप रहेगी पिरामिडल. ठीक है, इसकी जो शेप रहने वाली है वो कैसी रहेगी, इसकी शेप पिरामिडल शेप रहेगी. अब यहाँ पर ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, ये कैसा हो गया आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ डायमैग्नेटिक और ESR कैसा है, इनएक्टिव है. चलिए, आप सबको यहाँ तक बात क्लियर हो गई है. और आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम एज अ अमाइन या अमोनिया. जैसे आपके अमाइंस या अमोनिया होते हैं ये बिल्कुल उसी की तरह रिजेंबल करता है, उसी की तरह बिहेवियर शो करता है. उसकी तरह बिहेवियर शो करने के लिए आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, अगर आप उसी की तरह बिहेवियर की बात करते हो, एक वर्ड होता है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव. शायद आपको मैंने पढ़ाया होगा ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है और इनएक्टिव क्या होता है. तो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव का चक्कर रहता है. यहाँ पर क्या है देख लेते हैं. तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जैसे लाइक हम क्या कहते हैं, हमने कहा जैसे हमारे पास नाइट्रोजन होता है. ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. एक्चुअल में ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या करता है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या करता है, वेल्डन इन्वर्जन करता है. आपने नाम सुना होगा कि ये वाला आपका क्या करता है, वेल्डन इन्वर्जन. वेल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है कि थोड़ी देर बाद ही उल्टा हो जाता है ऐसे करके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बदलती रहती है. अब हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि आपके पास कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा. देखिए, अगर तो आपका कार्बो एनायन स्मॉल ग्रुप के साथ कनेक्ट है तब तो आप आसानी से फ्लिप मरवा दोगे, और अगर फ्लिप मरवा दी तो वो बन जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव. और अगर आपका जो कार्बो एनायन है वो फ्लिप नहीं मार सकता, अगर आपका कार्बो एनायन क्या नहीं मार सकता,
फ्लिप नहीं मार सकता। अगर वो फ्लिप नहीं मार पाएगा तो वो क्या होगा, तो फिर उस सिस्टम को आप कह सकते हो कि वो एक लॉक्ड सिस्टम है, वो आपका एक लॉक्ड सिस्टम है। अगर आपका कार्बोएनायन फ्लिप नहीं मार सकता तो वो क्या हो गया, एक लॉक्ड सिस्टम हो गया। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर लॉक्ड सिस्टम हो गया, फ्लिप नहीं मार सकता, तो अवश्य ही ये क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अवश्य ही आपका ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि हमारा जो कार्बो एनायन होगा वो भी मैटर करेगा। अगर मान लीजिए कि कार्बो एनायन कैसी जगह पे लगा हुआ है, आप देखिए कि आपका कार्बो एनायन कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, ये फर्दर ऐसे ऐसे करके, मतलब ये एक कार्बो एनायन तो है, पर ये रिंग के अंदर क्या हो गया, लोक्ड हो गया। और अगर इसको लोक लग गया तो ये फ्लिप नहीं कर पाएगा, और अगर ये फ्लिप नहीं कर पाता तो अवश्य ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद आता है इसकी स्टेबिलिटी, कि आपको कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बतानी थी। तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो कार्बो एनायन की अगर हमें क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है, तो वो कैसे बताएंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। ओके, तो हम इसमें ऐसा समझ लेते हैं, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी के लिए ये कार्बो एनायन है, इसके साथ अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ये कार्बो एनायन है, इसके साथ मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, और ये भी कार्बो एनायन है, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन जो कि एक न्यूट्रल होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कार्बो एनायन से, कि इस कार्बो एनायन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। देखिए ये कार्बो एनायन है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कार्बो एनायन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तभी तो ये अनस्टेबल है, तभी ये अनस्टेबल है। मैं चाहती हूँ कि इसकी अनस्टेबिलिटी को कम किया जाए, तो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो कि इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या है, कार्बो एनायन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर हम डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो डोनेटिंग ग्रुप में मेरे पास क्या आएगा, ये तो और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। भाई अगर इसके पास हम बात कर रहे थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी ज़्यादा थी, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऊपर से आप और उसको दे रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो तो अनस्टेबल होगा। तो ये वाला जो होगा स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल होगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा मोर स्टेबल होगा। अगर कोई कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और आप उससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो अपनी तरफ, तो दैट्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप किसी भी कार्बन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाते हो, वो उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और अगर आप गलती से डोनेटिंग लगा दोगे तो वो उसको क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है। वो उसको क्या करता है, डीस्टेबलाइज, ये आपका क्या करता है, स्टेबलाइज। और अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में कुछ नहीं है, न्यूट्रल में कॉमन रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे आंसर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये खाली स्टेबल करेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, आपका ए, देन सी, देन बी। तो ये आपका राइट आंसर आता है स्टेबिलिटी के लिए। एक ऑर्डर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये कह सकते हो, या फिर ट्रेंड आप लिख सकते हो, दिस इज द स्टेबिलिटी, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। तो सबसे पहले आप देखोगे अगर कोई स्पीशीज एरोमेटिक है तो वो वाला कार्बो एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन माइनस एम, देन माइनस एच, देन माइनस आई, देन एंटी एरोमेटिक। क्लियर। तो इन ये ऐसे आप कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को चेकआउट कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं।
ओके, तो मैंने ये केसेस आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब इन केसेस पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपको मैं बस एक थोड़ा सा ट्रायल देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वन शॉट में टॉपिक रिवाइज करूँगी। मुझे कार्बोनाइन बनाना है, तो आप ना कार्बोनाइन बनाते कैसे हैं, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, रिमूव करने के बाद वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज। अगर आप देखो तो ये एक ऐसा स्पीशीज बन गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पीशीज वाला बन गया, यानी कि दिस इज एरोमेटिक। अगर आप यहाँ देखो तो ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ देखो तो ये कंजुगेशन कर रहा है, ये वाला आपका कंजुगेशन कर रहा है, आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक है। एरोमेटिक होगा ना, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इसको देखोगे 3 और 3 6 और 1 7, 7 2 जो 14 एरोमेटिक तो ये भी है। अब देखना ये है कि ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कौन है, तो इसमें तो बड़ा सिंपल है, जो एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक में, ये एरोमेटिक रखा हुआ है, ये एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक। तो आपने कहा एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, बट इन द केस ऑफ दैट एरोमेटिक, इसमें ये भी एरोमेटिक है। ये जो कार्बो एनाइन है ये सिर्फ आपके कितने रिंग से कनेक्ट है, एक ही से कनेक्ट है, तो इतना ज़्यादा लोक्ड सिस्टम भी नहीं होगा, इज लाइक दैट। और ये वाला कार्बोनाइन दोनों पे रेजोनेंस कर रहा है। आप इसको ना ऐसे समझेंगे, आपको इस कार्बोनाइन जो है ना, ये आपका कार्बोनाइन है, इसको आपको क्या करना था, स्टेबलाइज करना था। इस कार्बोनाइन को आपको स्टेबलाइज करना था। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इधर और इधर, ठीक है। परंतु ये वाला नेगेटिव दो तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, चाहे तो इधर से रेजोनेंस करे, चाहे इधर से रेजोनेंस करे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बो एनायन हो जाएगा, ये वाला आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम करेंगे अपना एक अम्प्लंग का कॉन्सेप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है अम्प्लंग का। तो जो अम्प्लंग का कंसेप्ट है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक हलाइड होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक, एरोमेटिक या एलिफेटिक क्या होगा, हलाइड होगा। आप उसमें क्या डाल रहे हो, मेटल डाल रहे हो, और मेटल डालने के बाद आपने इसमें कोई सॉल्वेंट डाल दिया। तो आप क्या चेकआउट करेंगे, जो भी आपका एरोमेटिक हलाइड या एलिफेटिक हलाइड की पोलैरिटी थी, वो पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब हमें यही देखना है कि वो पोलैरिटी जो है वो आपकी रिवर्स कैसे होगी, ठीक है, हमें यही चेकआउट करना है। तो हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी आर है, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्रोमीन पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव का, कार्बन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव का। तो ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव है, फिलहाल के डेट में कार्बन पर पॉजिटिव है और ब्रोमीन पर कैसा है, नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम को बुला लिया, इसे आप कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो बीच में आ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब अगर देखो तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो एक मेटल है, और जो कार्बन है आपका उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो क्या यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ गया, बी आर पे तो चलो नेगेटिव ही था। तो इस प्रकार इसे ही कहा जाता है अम्प्लंग, यानी जो पोलैरिटी है उसका रिवर्स कर देना। यहाँ कार्बन पॉजिटिव था, यहाँ कार्बन नेगेटिव हो गया, तो ये एक अम्प्लंग टाइप का रिएक्शन बन गया, ठीक है, ये आपके अम्प्लंग टाइप का एक रिएक्शन बन गया। अब इसकी कुछ नेम रिएक्शन है, बस 4-5 ही नेम रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहली जो आती है कार्बोनाइन में वो आती है डी कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट वन पर आती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन।
डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। आप लेकर क्या चलते हैं, आप एस्टर लेके चलते हैं और एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, एस्टर लेके चलते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, उसको हीट करते हो। एस्टर लेके चलते हो, हाइड्रोलिसिस, और उसको क्या करते हो, हीट करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका O और R ग्रुप बन गया। अब हमने क्या डाल दिया, H3O प्लस, और यहाँ पर हीट। ठीक है, H3O प्लस और हमने हीट को यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले यू नो दैट ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होते हैं। यू नो दैट ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो आपके H प्लस पर अटैक करेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन करना है ना आपको। तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। अगर वो यहाँ अटैक कर रहे हैं तो साथ में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, साथ में कौन आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, और फिर आप क्या करोगे, एक्चुअल में डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूवल कर देना। ये हाँ, CO2 का बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिमूवल करते हो। तो इसमें ना काम करो, एस्टर तो लगाना पड़ेगा मुझे ना, उसे रिमूव भी करना पड़ेगा। एक कार्बन और करना पड़ेगा मुझे, इसमें ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया तो मेरे को मिल गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ ही R ग्रुप है और इसी के साथ एक हाइड्रोजन एटम और आ गया। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कर देना। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। तो अब ये क्या करेगा, अभी यहाँ से लीव करने की कोशिश करेगा। बट लीव करेंगे तो करेंगे कैसे करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि आप CO2 गैस को बाहर निकालते हो। अब यहाँ से मैं H को तो रिमूव अभी नहीं कर सकती, R को रिमूव कर सकती हूँ। क्या करूँगी, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले R ग्रुप यहाँ से लेफ्ट करना पड़ेगा जी। आपका कार्बन आयन तो तभी बनेगा ना, आप यहाँ से R ग्रुप को लीव कराओगे। R ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता। एक मिनट, अच्छा इसके अंदर ना एक चीज और आती है। ठीक है ठीक है, तभी गलत हो रहा है मेरे पास। हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ, ये R नहीं आएगा फिर ना। ये अगर आपको बनाना है R तो बना लो, मैं इसका ना एक दूसरा दिखाती हूँ आपको करके। इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम के अंदर। हमारे पास H3O प्लस है, यानी कि हमारे पास H प्लस है और OH नेगेटिव है। आप सिंपल भाषा में तो यही मतलब समझोगे। तो कायदे के अनुसार क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पर H प्लस पे अटैक करते हैं और ये जो R ग्रुप है ना, इसके साथ ये OH चला जाता है, एल्कोहल जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका OH बन गया और साथ में आपका एल्कोहलिक ग्रुप बाहर निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इसी को देने की कोशिश करेगा। ये ना अपने लोन पेयर इसको देगा, तो ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये यहाँ से टूट जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ये इसके पास यहाँ गए। ठीक है, इसको मैं बनाती हूँ ऐसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर जब ये नीचे आएगा, यही वाला बॉन्ड जब नीचे आएगा तो यहाँ से इसको क्लीव कर देगा। क्लीव करने पर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CO2। ये तो एक CO2 है ना, इतना पोर्शन, ये CO2 मिल गया, साथ में ROH मिल गया और ये वाला कार्बोनिल भी मिल गया। ठीक है, ये आपके पास क्या बनता है, फॉर्मेशन होती है। इसी को ही डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। दिस इज नॉन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ कि जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब बन गया आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन। ठीक है,
मैं आपका इसका एक एग्जाम्पल भी करा देती हूँ। कार्बन है, कार्बोनिल है, ओ इथाइल है, NO2 है, NO2 है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ OH है, यहाँ पर CH3 है। अब मैंने इसे क्या कंसीडर किया, मैंने इसे कंसीडर किया कि मेरे पास यहाँ H3O प्लस है और हीट है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कायदे के अनुसार तो ऑक्सीजन के लोन पेयर का यहाँ पे अटैक कराना है और यहाँ से इथाइल OH को बाहर निकालना है, क्योंकि एस्टर ये ना रहा आपका, मतलब कहने का है कि यहाँ से एक तो CO2 निकल जाएगी, इथाइल OH निकल जाएगा और कार्बन पर क्या जाएगा, एनायन आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन पर एनायन क्या स्टेबलाइज है आपका, अगर आप चेकआउट करो इस रिएक्शन को, यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप है, यहाँ भी NO2 ग्रुप है और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। अब आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिस्कशन करो तो ये कार्बो एनायन आपका स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ एक NO2 ग्रुप लगा है जो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये वाला कार्बो एनायन आपका क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। बस होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन होता है, इस वाले क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ से, तो वाटर निकल गया और ये जो आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ वो यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाता है कार्बो एनायन पे। तो बस इतना से याद रखना कि कार्बो एनायन जो है वो आपका इंटरमीडिएट बनता है किसके अंदर, आपकी डी कार्बोक्सिलेशन में। जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करा रहे होंगे तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो नाम से आती हैं, जैसे कि आपको मैं एक बता देती हूँ, एनामाइन। एनामाइन करके एक रिएक्शन आपको मिलेगी। एनामाइन के अंदर कुछ नहीं होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन आपको बनाना है। बनाना क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन इज लाइक दैट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन। अब इसके लिए हमने रिएक्शन में लिया सबसे पहले अपना कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और यहाँ पर हाइड्रोजन, और हमने यहाँ पे ले लिया NCH3 होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये रिएक्शन को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर सबसे पहले कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। अब वो जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ अटैक करेंगे, वो सीधा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट यहाँ तक तो बन जाना चाहिए, RCOH NCH3 होल ट्वाइस हाइड्रोजन, ऐसा कुछ तो बन ही जाएगा। और नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, 3 के 4 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन से भी, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो मतलब मेरे पास जो फॉर्मेशन हुई है वो ये हुई है, R कार्बन OH H, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा देते हैं। बेसिकली आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इसका हाइड्रोजन ले सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, मिथाइल है, और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो लोन पेयर आ गया, और ये अनस्टेबल है तो वाटर बन के निकल जाएगा, RC कार्बोकेटाइन, नाइट्रोजन विद लोन पेयर मिथाइल एंड मिथाइल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, अपने लोन पेयर दे देगा इसको। एक्चुअल में ये लोन पेयर इसको दे दिया इसने, ठीक है। लोन पेयर देने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो मेरे पास बन गया RC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिथाइल एंड मिथाइल।
तो इनामाइन का प्रोडक्शन हो गया, इसे ही इनामाइन की प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इनामाइन का प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, पिपरेडिन, पायरोलिन। ये रिएक्शन करना है और मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको बताने हैं इस रिएक्शन के, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। थोड़ा सा ट्राई करो एरो को घुमाने की। मैं पानी लेके आता हूँ, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या ही करना है, ऐसी सिचुएशन में नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे जो सीधा आएंगे कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, और ये चीज़ यहाँ पे, तो जो चीज़ें जहाँ है वो तो वहीं की वहीं रहेंगी। ये O नेगेटिव बन गया यहाँ पे नाइट्रोजन, और इसके साथ ऐसे ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ये ऑक्सीजन ले लेता है। ये कह लीजिए कि एलिमिनेशन करा दो आप, ये हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ से इसको बाहर कर दो, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना ये SH+ को कैप्चर करते हैं, तो यहाँ भी OH ही होता है। जैसे मर्जी समझ लो इस सिचुएशन को, तो आपकी ये वाले बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे ना प्लस, और ये यहाँ से बाहर, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अभी भी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से अगर आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये इसके पास बनता इनामाइन के, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपकी रिंग, और यहाँ पे आपका मिथाइल, तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब वो आता है कि कौन से वाला प्रोडक्ट मेजर है, कौन से वाला माइनर है। ये वाला मेजर होगा, हाँ ये वाला मेजर है।
ये वाला मेजर है, ये वाला। अगर आप इधर से हाइड्रोजन लेने की कोशिश करते तो वो स्टेरिकली स्टेबल ना होता, कंजुगेशन प्लेनर ना आता वो। ठीक है, फिर वो प्लेनर ना बन पाता, बाकी तो हो जाता काम, प्लेनर ना बन पाता। उसके बाद कार्बो एनायन में डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, इनामाइन करा दिया। फिर एक कार्बो एनायन की सबसे खास रिएक्शन आती है जिसका नाम है फेवरस्की। ठीक है, जिसका नाम है फेवरस्की रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बो एनायन के अंदर। और यही लास्ट होती है, एक बेंजाइलिक कंडेंसेशन है, इसके बाद वो कराऊंगी। फेवरस्की बहुत आसान भी है ऐसे तो, आपको पता चल जाता है एग्जाम के अंदर कि ये फेवरस्की है। अगर कार्बोनिल जो है उसके साथ जो कार्बन लगा है, अगर वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लग जाए और कार्बोनिल के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास कोई हाइड्रोजन होना चाहिए, एनी, फिर आप ये फेवरस्की करा सकते हो। यहाँ पर आप बेसिक मीडियम में काम करते हो, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम यूज़ करोगे तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, बेसिक मीडियम सबसे पहले इसके हाइड्रोजन को खाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब मेरी इस बात को समझिए। मैंने एग्जाम्पल ले लिया ब्रोमीन, CH2, कार्बोनिल, CH3, यहाँ पर हमने ले लिया NaO इथाइल, NaO इथाइल और इथाइल OH है। सबसे पहले बेस है, हाइड्रोजन खाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को खाना है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज सीधा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को बाहर करेगा, लिविंग ग्रुप को। तो आपके पास बन गया कार्बोनिल, CH2, CH2 और ये फॉर्मेशन आपके पास हो गई। अब आपके पास ये बन गया। अभी इस क्वेश्चन में Na+ था और O इथाइल अभी बाकी है। अब आप अपने O इथाइल को लेकर आओगे, वो जो O इथाइल नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये ऊपर चला जाएगा। तो बन गया कार्बन पे O नेगेटिव, O इथाइल, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, डबल बॉन्ड। अब जैसे ये नीचे आएगा, अब ये नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, रिंग को ओपन करेगा। ये नीचे आएगा, इसको तो बाहर निकालने से रहा, रिंग को ओपन करेगा। तो बन गया कार्बोनिल, O इथाइल। ठीक है, कार्बोनिल के साथ O इथाइल आ गया, और इसी कार्बन के साथ आपका एक कार्बन लगा हुआ है CH2, उसके साथ एक CH2 के साथ नेगेटिव। वर्कअप कर दोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर इस CH2 के साथ ही वर्कअप कर दोगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि CH3। तो ये करके आपका एक प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हो गया, चलिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, फेवरस्की तो का एग्जाम के अंदर आती है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो ये आपका सारा सिस्टम है, ठीक है। एट्स नोट कि कार्बोनिल के नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे ब्रोमीन हो, थोड़ा आगे भी चलेगा कंजुगेशन में तो चल सकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करोगे। ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो ये यहाँ जाएगा और ब्रोमीन को बाहर कर देगा। तो रिंग तो बनी है इसी के अंदर ही, रिंग तो इसी के अंदर बनी है ना। ये ऐसे आ गया
और ये ऐसे। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें ओ इथाइल को डाल रहे हो, ओ इथाइल नेगेटिव को। तो जब आपने इसके अंदर ओ इथाइल नेगेटिव को डालोगे तो कार्बोनिल पे अटैक कराओगे, कार्बोनिल पे अटैक करा दिया, ये ऊपर चला गया। यहाँ पर ओ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर आपका ओ इथाइल आ गया, ठीक है। अब ये नीचे आएगा तो ना रिंग ओपन करनी है। यू हैव अ टू पॉसिबिलिटीज, चाहे तो यहाँ से रिंग ओपन करो, चाहे यहाँ से रिंग ओपन करो। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है रिंग को ओपन करने की। खैर मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपको फिर मेजर प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट वाले केस में ये बॉन्ड इसको वापस कर दिया, ये ए वाला रास्ता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, देयर इज ओ इथाइल और यहाँ पे कार्बोनिल। अगर आप दूसरे वाला रास्ता करते हो, ये बी वाला है, कार्बोनिल ओ इथाइल और यहाँ पे नेगेटिव। अब आप देखेंगे कि कौन से वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। अगर आप देखो तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिल रहा है रेजोनेंस से, बट इस वाले को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या देंगे, ये वाला मेरा क्या है, मेजर है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फेवरस्की का खेल। फेवरस्की का एक स्टीरियो कंसेप्ट आता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। मैं अभी आपको दो चार एग्जांपल और करा दूंगी। एक आती है आपकी बेंजोइक कंडेंसेशन, उसमें भी कार्बोनाइन बनता है। तो बेंजोइक कंडेंसेशन में क्या होता है, आपके पास टू टाइम्स यू हैव अ टू टाइम्स COOH, ये देखिए। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना साइनाइड, और जो साइनाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल आपने ऐसे ऐसे लिए, ठीक है, दो आपने मॉलिक्यूल को लिया ऐसा, तो आपके पास क्या प्रोडक्शन बनेगा, आप यहाँ से साइनाइड को डालोगे कार्बोनिल पे, ये ऊपर जाएगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या प्रोडक्शन आ गई, इसको मैं फिनाइल लिख दूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप इसके अंदर यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली ये जो O नेगेटिव है ये इसके हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। अगर ये इसके हाइड्रोजन को लेता है तो इसके खुद के पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार आपका दूसरे वाला भी पोर्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका स्टार्टिंग में आप एक और लेके चले थे ना, ये फिनाइल होगा, कार्बोनिल होगा, हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव सीधा कार्बोनिल पे अटैक करता है और इसको ऊपर भेज देता है। तो फॉर्मेशन किसकी बनती है, फिनाइल की, कार्बन OH, साइनाइड, कार्बन, O नेगेटिव, फिनाइल, और हाइड्रोजन भी है। इतना तो बन ही गया, इतना बन गया। हाँ, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप करना पड़ता है, जैसे ये बन गया ना,
बेंजोइनिक कंडेंसेशन में क्या होता है, ये बनने के बाद आपके पास O नेगेटिव है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाता है और खुद यहाँ कार्बोनिल बन जाता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। फिनाइल कार्बोनिल साइनाइड, बट अगर मैंने हाँ कार्बोनिल बना दिया, साइनाइड बना दिया, इसके तो ज़्यादा बॉन्ड हो गए। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। इसके पास हाइड्रोजन एटम है ना, ये नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे और साइनाइड को बाहर, तो बन जाएगा फिनाइल कार्बन OH डबल बॉन्ड कार्बन O नेगेटिव और फिनाइल। अभी तो ये बना है हमारा, फिलहाल के लिए तो ये बना है। फिनाइल आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन के साथ OH। इसके बाद तो वर्कअप या आप टोटोमेरिज्म कर दो। अगर आप टोटोमेरिज्म करोगे ना तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये कीटो फॉर्म बन जाती है और हाइड्रोजन किसे मिलेगा, इसे, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन होती है, आ जाती है एग्जाम के अंदर कभी कभी। बेंजोइन कंडेंसेशन की सबसे खास बात ये है, ये कहाँ होती है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम, बेंजोइन कंडेंसेशन वही होती है। सबसे पहले साइनाइड था, साइनाइड ने कार्बोनिल पे अटैक किया, ऊपर चला गया, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये फिनाइल है। यहाँ से ये ऊपर चला गया और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन ले लेगा तो कार्बन पे नेगेटिव OH और साइनाइड, फिर यही नेगेटिव इस कार्बन पे दोबारा अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, O नेगेटिव बनेगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो क्या करेगा, कनेक्शन ब्रेकेज करता है कुछ इस तरीके से। अभी तो हम नीचे नहीं लेकर आए, ऊपर ही है O नेगेटिव का O नेगेटिव। फिर आप अगर इसे नीचे लेकर आते हो ना, सपोज आप इसे नीचे लेकर आते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ज़्यादा बॉन्ड रखे हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें यही स्टेप होता है कि आप पहले क्या करते हो, बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हो। इसको नीचे लेके आने से पहले इस हाइड्रोजन को और साइनाइड को बाहर निकाल देते हो और बीच में डबल बॉन्ड। फिर अगर आप इसका टोटोमेरिज्म भी करोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। फिर आप चाहे टोटोमेरिज्म कर दो तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वासीफेरस। क्वासीफेरस ये रिएक्शन होगी, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगेन OMe नेगेटिव, इसमें लिविंग ग्रुप आपको दिख गया, ब्रोमीन इज द लिविंग ग्रुप। तो आप अपने OMe नेगेटिव का कार्बोनिल पे अटैक करोगे, ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तीन बॉन्ड है तो कार्बोनिल तो था ये,
करके सीधा यहाँ अटैक करे और ब्रोमीन को बाहर निकाल दे? चेक करके देखते हैं। आर ग्रुप, मिथाइल मिथाइल। अब आप OMe नेगेटिव को अटैक कराओगे ना, OMe नेगेटिव का अटैक कराओगे किसी कार्बन पे और वो रिंग को ओपन करेगा। कार्बन के साथ आर ग्रुप, यहाँ पर आप चाहे कह लो कि कार्बोनिल बन गया। ये कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप है, एक आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। इस कार्बन के साथ OMe ग्रुप है, 5 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, तभी तो गड़बड़ हो रही है। 4 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर मिथाइल आ गया, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा क्वासी सेवेरस्की का। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना कि क्या फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, आई होप सो आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले आप NaH होगा या सोडियम हाइड्राइड वगैरह कुछ भी, तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा यहाँ से ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, क्लोरीन यहाँ से बाहर, ऐसे करके रिंग बनी होगी। अब आप क्या करोगे, बेस को बुलाओगे NH2 नेगेटिव, वो एक तरफ अटैक करेगा ताकि रिंग ओपन हो जाए, तो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिंग ओपन होगी ना, यहाँ पे आ गया आपका कार्बोनिल पे वो नेगेटिव। ये तो बॉन्ड ही टूटा है ना, ये वाला बॉन्ड तो इसके पास आ गया। एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे कार्बन के साथ आपका वर्कअप कर देना बस, फिर बाद में ये आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। .
वैसे इतना ही है, कार्बन एन में तो इतना ही कंटेंट है। ठीक है, कार्बन एन में तो इतना ही कंटेंट है। तो कार्बन एन में अगर आपको पढ़ना होगा, सबसे ज़रूरी है डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ना। डी कार्बोक्सिलेशन मैंने आपको करा दी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आपका अम्पलंग से आ जाता है और फेवरस्की से आ जाता है और बेंजोइन कंडेंसेशन, अंदानमन। ये इसकी क्या है, नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। ये इसकी नेम रिएक्शन है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है इसकी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कार्बन एन में कुछ मत पढ़ो, बस इतना पढ़ के चले जाओ। अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो बाकी कार्बन एन बाद में करते हैं, मतलब नेक्स्ट जो शॉर्ट करेंगे वो किसी और टॉपिक पे करेंगे। और बताना कि आपका सारा टॉपिक ख़त्म हो गया इसमें। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।